कमाल की बात, देखो मैंने वो जो सुबह सेशन ले रही थी उसके लिए रिकॉर्डिंग ऑन की और ऑन हुई नहीं। बाद में देखा कुछ सब साफ। उसको मैं डाउनलोड कर लेती हूँ। चलो एक सेकंड, ये क्या हुआ? रुको रुको रुको। हाँ, अब बताओ। क्वेश्चन नंबर 1। पहला का तो मेरा ये आया। ऑप्शन डी मैम। हाँ सॉरी, ऑप्शन डी आएगा, ठीक है ना? क्यों आएगा? क्योंकि रैंक ऑफ ए बी अगर 1 है तो इसका मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी 0 आएगा ना, 0 क्योंकि ए बी, 0 आएगा। हाँ ए बी 3x3 मैट्रिक्स है। तो मैम डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए भी 0 आएगा। हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी 0 है तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए भी 0 आएगा, बिकॉज ए बी सिंगुलर हो गई तो बी ए भी नॉन सिंगुलर बन जाएगी। सो दिस इम्प्लाइज कि 3 रैंक तो नहीं हो सकती इन सब का। हम वहाँ पे अपना वो भी फॉर्मूला भी लगा के चेक कर सकते थे, समझ रहे हो? रैंक ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू, शायद वहाँ से भी कुछ निकल आता। बाकी ये बहुत सिंपल तरीका है जज करने का। तो 3 रैंक कभी नहीं हो सकती, वो सब हो सकती है, ठीक है? हाँ मैम। तो इसका मतलब डी आंसर आ जाएगा। आंसर लिख लो डी, कहीं उसको कट कर दो। तो डी ही इसका आंसर है, क्योंकि हमें बताना था क्या नहीं हो सकता। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स सबका हो गया, कराने की ज़रूरत नहीं है। 2 आ गया। हाँ रुको, मैं एक बार आंसर भी कंफर्म करते जाऊँ साथ साथ। सेकंड ऑप्शन, ठीक है। जिसका नहीं आया है एक बार कर लेना, देख लेना। रैंक ही निकालनी थी, इसमें कुछ नहीं है। इसका बी ऑप्शन है। थर्ड का मैम थर्ड मेरा नहीं हुआ। थर्ड क्वेश्चन मेरा भी नहीं हुआ मैम। अजीब तरीके से दे रखा है, मुझे समझ में नहीं आया। इसका मेरे आंसर को भी। 24 दे रखा है। डिटर्मिनेंट 1 और 2 लिखते तो भी समझ में आता। इसको मुझे कंफर्म करना पड़ेगा एक बार। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम रखो, विद डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 बोलूं, तो आप आंसर निकाल लोगे इसका? मैम एक बार क्वेश्चन को समझा दो मैम, क्वेश्चन समझ में नहीं आया मैम। नंबर ऑफ 2x2 मैट्रिसेस निकालनी है Z3 के ऊपर विद 3 एलिमेंट्स हैं। अच्छा वो तो ठीक है। विद डिटर्मिनेंट मतलब Z3 फील्ड है और 2x2 मैट्रिसेस का वो सेट निकालना है। मतलब नंबर ऑफ 2x2 मैट्रिसेस निकालनी है, कितनी होंगी जिनका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो। अगर नॉन ज़ीरो की बात करूँ तो किसी का हुआ है क्या ये? किसी ने कुछ तो सोचा होगा। वैसे तो क्वेश्चन थोड़ा अजीब तरीके से दे रखा है, इसको देखना पड़ेगा। मैम एक्चुअली नहीं मैम, मैंने 2x2 बहुत कोशिश किया, हुआ नहीं मैम। वो मैंने मैट्रिक्स आपको का जो एलिमेंट्स बताया है नहीं था? वो क्या Z3 से ही आएगा? हाँ ठीक है। अच्छा ए बी सी डी मैट्रिक्स के ये एलिमेंट्स हैं, तो कॉलम वेक्टर क्या बन जाएगा? ए सी बी डी। अब ए के पास क्या क्या चॉइसेस हो सकती हैं? 3 चॉइसेस। सी के पास भी 3 चॉइसेस। सो इस टोटल वेक्टर के पास 3 स्क्वायर चॉइसेस। लेकिन ये 0 हो सकता है, ए और सी दोनों 0 हो जाएं, पॉसिबल है? हाँ मैम, 0 पॉसिबल है। कोई और कुछ कहना चाहेगा? नहीं है मैम। डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है ना। डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 पूछ रहे हो ना? बिल्कुल।
तो 3 स्क्वायर माइनस 1 पहले कॉलम की चॉइसेस। दूसरे कॉलम की चॉइसेस क्या होंगी? बी और डी के लिए हमें निकालना है। मैंने आपको फॉर्मूला तो कराया था, लेकिन लॉजिक के साथ कराया था, तो हमेशा अपना लॉजिक इस्तेमाल करना है, क्योंकि फार्मूला जब आप निकालते हो ना, तो फार्मूला यूज़ करते हो तो आप दिमाग नहीं लगाते, इसलिए गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। अब दूसरे के लिए क्या चॉइसेस बनेंगी? दूसरे कॉलम के लिए 3 स्क्वायर चॉइसेस तो रहेंगी ही, लेकिन क्योंकि वो पिछले कॉलम का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, इसलिए 3 चॉइसेस हमें हटानी होती है। मतलब उसका स्केलर मल्टीपल नहीं हो सकता, ना तो 0 टाइम्स ऑफ दैट कॉलम, ना ही 1 टाइम ऑफ दैट कॉलम, ना ही 2 टाइम्स ऑफ दैट कॉलम। ठीक है, तो 3 स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल होगा या नहीं होगा, ये आप लोगों को बताना है। मैम मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। ये बहुत अच्छा था। वो भूल गया। हाँ। मेरे को याद आ गई मैम, 2 फैक्टोरियल नहीं होगा मैंने मैम, एक बात बताती क्योंकि हूँ, डिस्टिंग बना तो एक ऐसा मैम ड्राई फ्रूट आता है फैक्टोरियल तो मार्केट तब में। होता है। रुको। ड्राई फ्रूट एक मैम ऐसा आता है फैक्टोरियल तो तब मार्केट होता में है। जो बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद है हमारे लिए, जिसको बादाम कहते हैं। बादाम को रात को भिगोया करो और सुबह अच्छे से चबा चबा के खाया करो दूध के साथ। मेमोरी बनाना बहुत ज़रूरी है, आप बहुत चीज़ें भूलते हो। हाँ मैम ये तो सही बात है। ठीक है ना, तो खाने से मैम अच्छी चीज़ें फैक्टोरियल तो अगर तब अफोर्ड होता कर है। सकते हैं, कोई भी अफोर्ड कर सकता है, ऐसी कोई महंगी चीज़ भी नहीं है, तो एटलीस्ट बादाम किशमिश ज़रूर खाया करो भिगो के, थोड़ा दिमाग की सेहत के लिए ठीक अच्छा है है। मैम। अखरोट खा सकता है कोई, तो अखरोट भी खा ले, लेकिन बादाम ज़रूर खाओ मेमोरी के लिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कैसे बनाया था मतलब मैम मैंने? मैम ये आलमंड्स। हाँ, फैक्टोरियल तब होता है जब ऑर्डर बेसिस की बात होता है, लेकिन मैम यहाँ पे तो ऑर्डर्ड बेसिस की बात नहीं होती, ऑर्डर्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट मैम की बात होती है। एल सेट, मैंने एल सेट के लिए कराया था। बेसिस वॉज जस्ट वन पर्टिकुलर एग्जाम्पल इसका। बेसिस छोटी चीज़ है, एल सेट एक बड़ी चीज़ है, एक बड़ा पर्सपेक्टिव है देखने का चीज़ों को। बेसिस तो उसका जस्ट एक पार्ट है, बेसिस के लिए तो हमने यूज़ कर लिया था उसको। एल सेट पे पहले हमने फॉर्मूला किया था, एक बार जाके रिमाइंड करना अपने आप को। हमें जब नंबर ऑफ एल सेट्स निकालने होते थे ओवर द गिवन फाइनाइट फील्ड विद कुछ ना कुछ कॉलम का साइज़ दे रखा होता था, तो हम कैसे निकालते थे? कॉलम के साइज़ को देखते थे और फील्ड के ऑर्डर को देखते थे। ठीक है, मुझे फार्मूला रिमाइंड कराने की ज़रूरत नहीं, फार्मूला तो आप देख ही लोगे, लेकिन मैं यहाँ पे लॉजिक समझा रही थी। और किसी को भी समझ में नहीं आया मैं पूरी बात एक्सप्लेन करूँ? एकता ने, अनेश, मैम मुझे तो फॉर्मूला याद ही नहीं है। फॉर्मूला याद ही नहीं है तो मुझे पढ़ा भी याद करो, नहीं। पुरानी चीज़ें पढ़ा करो ना। ये मेरा टॉपिक छूट गया था मैम, अभी तक मैंने किया नहीं। चलो, फार्मूले से हमें कोई मतलब नहीं है, फार्मूले को फेंक दो दूर। मैं सिर्फ एक सिंपल सा लॉजिक बताऊंगी, उस लॉजिक से हमें इसको करना है। मैट्रिक्स 2x2 लेनी है। नीचे क्या लिखा हुआ है उसको दोबारा पढ़ो। द नंबर ऑफ 2x2 मैट्रिसेस ओवर द फील्ड Z3 विथ 3 एलिमेंट्स। ये तो ब्रैकेट में लिखा है, इसको पढ़ो भी मत। Z3 क्या होता है? 0 1 2 ना, और फील्ड चेक कर लेना है इसको। फील्ड की प्रॉपर्टी सबको पता है, फील्ड चेक कर लेना है। फील्ड बनता है ZP, फील्ड बनता है इफ एंड ओनली P इज प्राइम। तो यहाँ पे 3 प्राइम। तो नंबर ऑफ 2x2 मैट्रिसेस विद डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, ये सवाल पूछा गया था आपसे मेरे द्वारा, यहाँ पे तो कुछ और ही दे रखा था। तो ऐसी मैट्रिसेस जो नॉन ज़ीरो डिटर्मिनेंट देंगी, तो हमें क्या निकालना है? मैट्रिक्स के कॉलम्स को, मैट्रिक्स को एज नंबर, मतलब ऐसे देखा जाए जैसे कि ये फर्स्ट कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है। अगर मैट्रिक्स को, इसको 2 कॉलम्स की तरह देखा जाए, एज फर्स्ट कॉलम, और कहाँ चला गया, सॉरी, हाँ, इसको फर्स्ट कॉलम की तरह देखा जाए, इसको सेकंड कॉलम की तरह देखा जाए, तो डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो कब होगा इस मैट्रिक्स का? जब ये दोनों कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ऐसा तो नहीं होगा जब LD हो जाएंगे कॉलम्स तो इनका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो कहने का मतलब है कि इनडायरेक्टली हमसे ये पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स कितने होंगे इस मैट्रिक्स के पास।
तो रिमेंबर मैंने आपको सेट के लिए बताया था ये, लेकिन यहाँ पे आप कॉलम्स को एज अ इन कॉलम्स को कॉलम नंबर 1 जो ऐसा गोला सा मारा हुआ है मैंने ये वाला, और कॉलम नंबर 2 को एक सेट में डाल लोगे तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि ये वाला कॉलम C1 और ये वाला कॉलम C2, ये C1 C2 ये जो सेट बनेगा C1 C2 ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होगा। तो अब उसको हम निकालते हैं अपने सिंपल से लॉजिक से। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो किसी ने पहले पढ़ा ना हो उसको समझना है, सबको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें पहले कॉलम की बात करनी है। मान लो यहाँ पे A है, B है, C है, D है। पहले कॉलम में जो A एंट्री है इसके पास कितनी चॉइसेस हैं, क्योंकि इस मैट्रिक्स की इस एंट्रीज, ये जो एंट्रीज हैं कहाँ से आएंगी, फील्ड से। यस मैम। या फिर हम ऐसा बोल दें कि एक मिनट, ए बी तो मैम ए के पास 3 चॉइसेस है। हाँ, मतलब वैसे ये नहीं होता कि इसकी एंट्रीज डायरेक्टली फील्ड से आ रही हैं। ये ए बी कॉलम जो है ये अपने बेसिस के, जिस भी बेसिस का पार्ट होगा उसके लीनियर, एक सेकेंड, हाँ, उसके जो भी यहाँ पे बेसिस होगा उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, फिर वो ब्ला 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 बड़ी बड़ी बातें। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मान लो इसका बेसिस क्या होगा, 2 डायमेंशनल होगा, A 1,0 प्लस B टाइम्स 0,1। तो बस इसीलिए डायरेक्टली बोल दिया जाता है, इसमें उसमें कोई फैंसी सी बात नहीं है, सिंपल सी बात है। तो हम डायरेक्टली इसको ही देख लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि मैट्रिक्स की एंट्री इसी फील्ड से आ रही है, या फिर हाँ, मैट्रिक्स के लिए हम फील्ड से भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स की एंट्रीज कहाँ से बोली गई हैं, फील्ड से। तो मैट्रिक्स के लिए तो आप डायरेक्टली फील्ड से कनेक्ट कर ही सकते हो, ठीक है ये बात भी। तो यहाँ पे देखो A के पास 3 चॉइसेस हैं और B के पास भी 3 चॉइसेस हैं, क्योंकि एंट्रीज कहाँ से आ रही हैं, Z3 से। Z3 के अंदर होते हैं 3 एलिमेंट्स, तो A के पास 3 चॉइसेस, B के पास भी 3 चॉइसेस। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी होंगी? मैम ए और बी में सेम एलिमेंट आते हैं, आ सकते हैं क्या? हाँ, आ सकता है, अभी तो फर्स्ट कॉलम पे ही हैं हम, क्यों नहीं आ सकता? अच्छा मैम, ये ठीक है। मैट्रिक्स हाँ बना लो, देखो ये मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो अब देखो, मगर एक साथ 0 नहीं होगा ए बी। हाँ, 3 स्क्वायर चॉइसेस हैं। A के पास 3 चॉइसेस, B के पास 3 चॉइसेस, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 स्क्वायर चॉइसेस आ गई इन दोनों के पास। लेकिन A और B दोनों एक टाइम पे 0 नहीं हो सकते। मतलब A इज़ इक्वल टू 0 और B इज़ इक्वल टू 0, A इज़ इक्वल टू 0 एंड B इज़ इक्वल टू 0, ये वाली चॉइस हटानी है आपको। तो वो एक चॉइस हटानी पड़ेगी इस कॉलम के लिए। टोटल 9 चॉइसेस थी, उसमें से एक चॉइस हटानी पड़ेगी जो इसको 0 बना रही थी, क्योंकि एक कॉलम 0 होने से डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। नाउ इसकी बात करते हैं, C और D, इसके पास भी 3 चॉइसेस हैं, D के पास भी 3 चॉइसेस हैं, तो यहाँ पे भी 3 स्क्वायर आएगा। लेकिन ये जो CD है ये इसका स्केलर मल्टीपल नहीं होना चाहिए, CD वाला AB का स्केलर मल्टीपल नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि अगर स्केलर मल्टीपल हुआ तो डिटर्मिनेंट हो जाना है 0, तो CD इज़ नॉट इक्वल टू, मतलब CD इज़ इक्वल टू K टाइम्स ऑफ AB नहीं होना चाहिए। अब K के पास कितनी चॉइसेस हैं, फील्ड कौन सी है आपकी, Z3 है, सारा काम Z3 में हो रहा है, तो K के पास 0 1 2 3 चॉइसेस हैं। तो इन 3 चॉइसेस को छोड़ के, मतलब CD इज़ इक्वल टू 0 टाइम्स AB विच इज़ 0 वेक्टर, 1 टाइम्स AB विच इज़ AB वेक्टर, एंड 2 टाइम्स ऑफ AB विच इज़ 2A, 2B वेक्टर। ये 3 चॉइसेस हमें कैंसिल करनी पड़ेंगी, क्योंकि इनकी वजह से डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है। तो इनको हटाने के लिए हमें 3 चॉइसेस हटानी हाँ मैम, आप समझ में आ गया। तो 3 स्क्वायर माइनस 3। अब क्या मैट्रिक्स एक ऑर्डर्ड सेट है, मैट्रिक्स के कॉलम्स एक ऑर्डर्ड सेट फॉर्म करते हैं या नहीं, ये आप लोग बताएंगे। इज इट अ ऑर्डर्ड सेट और नॉट, इंडेक्स्ड सेट और नॉट? ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या बराबर हैं? नो मैम, ये ऑर्डर्ड सेट है। ऑर्डर्ड सेट है, ये सिंपल सा सवाल था ना, इतने अटक गए। तो ये तो ऑर्डर्ड सेट है, तो ऑर्डर्ड सेट के केस में हमें क्या करना होता है, क्या नहीं डिवाइड नहीं करना होता ना ऑर्डर्ड सेट के केस में, 3 3 9 माइनस 1 3 3 9 डिवाइड करते हैं या नहीं, ऑर्डर्ड सेट के अंदर ज़्यादा आते हैं।
हाँ हाँ मैम, डिवाइड करते हैं। बेसिस वहाँ तो हम डिवाइड करते थे। एक सेकेंड, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल होगा ना? नहीं इसके अंदर कहाँ डिवाइड करते हैं, इसके अंदर नहीं करते, ऑर्डर्ड सेट के अंदर। ऑर्डर्ड सेट में ज़्यादा चॉइसेस होती है ना, फिर तो आपका आंसर ये आना चाहिए 3 स्क्वायर माइनस 1 3 स्क्वायर माइनस 3, मतलब 8 इंटू 6 48 चॉइसेस। अच्छा अब मैं समझी ये पूछना क्या चाह रहे हैं। देखो ऑर्डर्ड सेट के अंदर ज़्यादा चॉइसेस होती थी ना, एन फैक्टोरियल ज़्यादा मेंबर्स होते हैं ऑर्डर्ड सेट के अंदर, जैसे कि हमने पहले देखा था। और जो अनऑर्डर्ड सेट होता है या ऐसे ही सिंपल सा सेट होता है, उसके अंदर 1 चॉइस होती है उसके रिगार्डिंग। तो ये बात अभी कंफ्यूज कर रही है, एक मिनट। अगर ऑर्डर्ड सेट के कार्डिनैलिटी x है तो वहाँ पे अगर यहाँ पे n फैक्टोरियल x थे तो n फैक्टोरियल टाइम्स x है, उधर x ही रहना है। ठीक है, ऑर्डर्ड सेट के अंदर नहीं होता ये, ठीक है, फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं किया जाता, ठीक है। अगर किसी को मैम डाउट कैसे मैम? हाँ, कैसे बोला ऐसे? अगर कोई सेट है 1, 2, 3, तो इसके ऑर्डर्ड सेट्स कितने बनने वाले हैं? 3 फैक्टोरियल। हाँ मैम। और अगर कोई सेट है 1, 2, 3, इसके अनऑर्डर्ड सेट या मतलब सिंपल सेट्स कितने बनने वाले हैं इससे? 1। ऑर्डर्ड सेट मतलब कैसे कैसे एक ही बन मैम। सकते हैं? 1 3 2, 2 3 1, ठीक है, जिसको नहीं पता है ऑर्डर्ड सेट्स के बारे में। इसी तरह हमारे पास 6 चॉइसेस आ जाएंगी, ऐसे ऐसे 6 सेट्स बन जाएंगे। मतलब उसमें ऑर्डर मैटर करता है, इसलिए उनको ऑर्डर्ड सेट बोला जाता है। तो इधर कितने 3 फैक्टोरियल हैं तो उधर 1 है, ठीक है। तो अगर उसकी कार्डिनैलिटी हम ये बोल रहे हैं 3 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, डिवाइड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे यही आएगा आपका आंसर, 3 स्क्वायर माइनस 1 3 स्क्वायर माइनस 3। सबको लॉजिक क्लियर हुआ? मैम ये मैट्रिक्स इक्वल कैसे हुई? मैम ये फैक्टोरियल वाला लॉजिक क्लियर नहीं हुआ। फैक्टोरियल वाला लॉजिक यहाँ तक तो क्लियर है ना सबको? इधर 3 हाँ मैम। फैक्टोरियल मेंबर्स आने वाले हैं, इधर 3 फैक्टोरियल डिफरेंट सेट्स बनेंगे, इधर 1 सेट बनेगा, ठीक है। तो मान लो वैसे तो उधर चलो अलग लॉजिक लगाना है, तो अगर मान लो इधर हमारे पास 3 फैक्टोरियल्स टाइम n फैक्टोरियल टाइम x सेट्स हैं, इधर ऑर्डर्ड सेट्स अगर किसी के ये बन रहे हैं तो सिंपल वाले सेट्स कितने बनेंगे? n फैक्टोरियल x डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल ना, क्योंकि अगर इधर n फैक्टोरियल था तो इधर 1 था, तो इधर अगर n फैक्टोरियल x है तो इधर क्या होगा? n फैक्टोरियल x बाय n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल ना, क्योंकि इधर सिंपल सेट्स के केस में हमें उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा ऊपर वाला लॉजिक लगा के, क्योंकि इधर n फैक्टोरियल कम है सिंपल सेट्स के केस में, क्योंकि इधर ये तब तो मैम यूनिक, यहाँ पे तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना चाहिए। तो हम ऑर्डर्ड सेट निकाल रहे हैं ना। आप लोग अच्छा सब मैम, वही ठीक है बैठे ठीक है। हुए हैं। हाँ हाँ मैम, ठीक है ठीक है। देखो ये फॉर्मूला अपने आप में कंप्लीट है, जो मैंने फॉर्मूला लगाया इससे जो ये आंसर निकला ये अपने आप में कंप्लीट है। हमें ये भी नहीं सोचना था कि हमें फैक्टोरियल से डिवाइड करना है या नहीं करना। हमने पहले वेक्टर के लिए चॉइसेस देखी और ये देखा कि जो अगला वेक्टर है सी डी वो प्रीवियस वाले वेक्टर यानी ए बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में ना हो, तो हमने ऑर्डर तो मैटर करवा दिया, वहाँ पे ऑर्डर ही तो मैटर करवाना था, तो हमने कह दिया कि सी डी पिछले वाले के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं होना चाहिए।
तो इसका मतलब हमने ऑर्डर मैटर करा दिया, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है, वहाँ पे फैक्टोरियल वेक्टोरियल नहीं देखना। और ये जो कोई पूछ रहा था ये दोनों मैट्रिक्स कैसे बराबर हैं, ये मैंने पूछा था क्या ये बराबर हैं, तो आपने बताया था ये बराबर नहीं है। तो मतलब मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऑर्डर्ड सेट होता है। लिख सकते हो मैट्रिक्स इज़ एन ऑर्डर्ड सेट, क्योंकि उसमें रोज़ या कॉलम्स इंटरचेंज करेंगे तो वो सेम नहीं रहने वाला, ठीक है, क्लियर? यस मैम। यस मैम। आगे बढ़ते हैं, काफ़ी बड़ा काम हो गया, मुझे तो लगा आपको पुराना याद होगा। चलो किसी और को भी समझ में आ गया होगा अगर किसी ने नहीं समझ रखा पहले। रब कर दिया, नोट तो नहीं करना था तो मैं वापस ले आऊँगी इसको। तो आंसर हमारा क्या आ रहा था, 3 स्क्वायर माइनस 1 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 2, सो दिस इज 8 टाइम्स 6 48, ठीक है ना। तो मैम अगर 48 डिटर्मिनेंट नॉन जीरो का तो अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो, अगर क्वेश्चन ये होता कि डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो तो आंसर आता 48, लेकिन इन्होंने कह रखा है कि डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 1। अब डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो से हमने क्या आंसर निकाला था, डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो का मतलब था कि डिटर्मिनेंट या तो 1 हो जाए या डिटर्मिनेंट क्या हो जाए 2। तीन ही डिटर्मिनेंट हो सकते हैं, क्या डिटर्मिनेंट 4 हो सकता है? डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4 हुआ तो वो 4 क्या बन जाएगा, वो तो 1 ही बन जाना है। तो Z3 के अंदर हम काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट या तो 1 होगा या 2 होगा। तो यहाँ से इन्होंने यही लॉजिक लगा रखा है कि आधी मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट 1 वाली होंगी और आधी डिटर्मिनेंट 2 वाली, ठीक है। ओके मैम। यहाँ से 24 आंसर निकाला गया। डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 वाली मैट्रिसेस 24 होंगी और डिटर्मिनेंट 2 वाली मैट्रिसेस भी 24 होंगी। ये बात मुझे हजम नहीं हुआ। मैं हजम करवाऊंगी अभी थोड़ा, मुझे भी समझना है इसको। देखती हूँ मैं इसको, बताती हूँ, मुझे याद दिलाना एक बार। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो तक ठीक है, 48 निकाला है, लेकिन इसको हमें थोड़ा सा प्रूव करना पड़ेगा, ये जो बात हमने बोली है, ठीक है। मैं बताती हूँ इसको, अभी इस पे थोड़ा सा। मैम हम एक बार देखेंगे, कल बताऊंगा। हाँ आप लोग भी देखना, मैं भी देखूँगी, ठीक है। थोड़ा आइडिया तो मिल गया। तो 1 वाली आधी आधी कैसे होंगी, 1 और 2 डिटर्मिनेंट वाली, वो हमें देखना है कैसे होगा वो, ठीक है। इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। इसमें अभी ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आने वाले हैं जो आपके LT में आएंगे, तो वो आपको छोड़ने हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो LT का है, उसमें LT उसको छोड़ना होगा। की बातें यूज़ हो रही हैं, 1 1 on 2 ऐसे पूछा हुआ है, अभी के लिए छोड़ दो, LT का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 डिटर्मिनेंट का सिंपल सा क्वेश्चन है, 810 810, ठीक है। -3p का डिटर्मिनेंट क्या होगा, -3 रेज़ टू पावर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स विच इज़ 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ p। सो आंसर आपका मिल जाएगा आपको 810। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ठीक है। आंसर्स भी नोट करते जाना साथ में। 6th क्वेश्चन में बोल रखा है कि मैम 6th क्वेश्चन में अगर एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो तो मैम उसका डिटर्मिनेंट निकल सकते हैं? नहीं डिटर्मिनेंट तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही। डिटर्मिनेंट स्क्वायर का ही होता है, रिवर्स हम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही कर सकते हैं। हाँ, पीछे जाना है तो आपको 6 का बी आया मैम। चलो एक वीडियो बनाऊंगी मैं अगर टाइम मिला तो, डिटर्मिनेंट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ठीक है। नहीं तो कभी क्लास में बात करेंगे इस बारे में, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लूँगी मैं इस कंसेप्ट को, तो आपको हजम हो जाएगा कि फिर ये स्क्वायर क्यों होता है, स्क्वायर का ही क्यों डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। आंसर क्या निकला है, 6 का बी आया मैम। सबका हो बी गया। आया मैम। 6th का बी सेकंड ऑप्शन है। नलिटी निकालनी थी मैट्रिक्स की। Ax इज इक्वल टू 0 के बारे में ही पूछ रखा है ना, डायमेंशन ऑफ Ax इज इक्वल टू 0 मीन्स नलिटी ऑफ A, या फिर सॉल्यूशन स्पेस ऑफ Ax इज इक्वल टू 0।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगर सबका हो गया। 7th क्वेश्चन। सी आया मैम। ऑप्शन सी आया। कैसे किया था, मतलब किस तरीके से किया था? सारे 4-4 कॉलम्स दे रखे हैं, अगर एक एक करके चेक करेंगे तब तो बड़ा लंबा पड़ जाएगा। मैम ए मैम ऑप्शन ए एंड ऑग्मेंटेड ऑप्शन डी पहले ही कैंसिल हो जाएगा। ए और डी कैसे कैंसिल हो जाएगा? मैम तरीके ये से? जो है मैट्रिक्स वो कॉलम मैट्रिक्स फर्स्ट कॉलम का मल्टीपल है, और ऑप्शन डी जो है वो मैम वो भी एक कॉलम का मल्टीपल है। अच्छा अच्छा, कॉलम का मल्टीपल कह रहे हैं। हाँ ठीक है, वो थर्ड तो है ही। थर्ड कॉलम का मल्टीपल है डी। तो मैम ए और डी तो हो नहीं सकता। 220 बिल्कुल। और मैम 032 जो है मैम वो भी C1 और C2 का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो बी भी नहीं होगा। C1 और C2। हाँ ठीक है, वैसे मैट्रिक्स बना के चेक किया जा सकता है, अगर ऐसे डायरेक्टली ना दिख रहा हो तो तो मैम क्या सी करेंगे ही हम? आंसर होगा। हाँ, तो मैट्रिक्स यहाँ पे हम बनाएंगे 1 -1 2 1 2 -1 0 2 -2, इस तरीके का कुछ दे रखा है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस चेक करने के लिए दे रखे हैं, तो चारों को ऐसे कॉरेस्पॉन्डिंगली लिख लो। ठीक है, तो पहला कॉलम लिखेंगे 2 2 0 0 3 2 2 2 1, और अगला कॉलम भी यहाँ लिख लेना 2 -1 -2। अब क्या करना है हमें, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की ये जो 4 अलग अलग कॉलम्स को ऐड करके हमने नई मैट्रिक्स बनाई है, इसकी रो एशेलन फॉर्म निकाल लेना, और वहाँ से फिर कंसिस्टेंसी आराम से चेक कर लेना। तो जितने भी नंबर ऑफ़ कॉलम्स दे रखे हो हम आसानी से इस तरीके से चेक कर सकते हैं, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो। अब ये नहीं है कि हर एक मैट्रिक्स बनाई, एक कॉलम इसके साथ रखा, फिर अगला कॉलम फिर इसके साथ रखा, ऐसे चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इस तरीके से करना। ठीक है, 8th क्वेश्चन तो LT का है, किसी ने ट्राई नहीं किया होगा, आई होप करा है। किसका हो गया मैम? हाँ, ऑप्शन बी आया मेरा। हाँ, ऑप्शन बी आया। ऑप्शन बी आया। LT आता है आपको? नहीं मैम, मैंने सिर्फ टी ऑफ मतलब जो स्टैंडर्ड वेक्टर्स होते हैं ना, उनको उनका इमेज किया और उनका मैट्रिक्स तैयार फॉर्म किया, फिर उसका स्क्वायर कर। हाँ वही मतलब है ना, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए ना। चलो ठीक है, कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो LT में तो करना ही है। ठीक है, आंसर क्या निकाला है 8th का? डी। ठीक है। 9th बताओ, 9th। हाँ 9th बताओ। ऑप्शन ए आया। ए आया मैम। ए आया। मैम एक बार बता दो 9 को। देखो इसमें हमें क्या करना है, ये वाला वेक्टर लेना और उसके कॉन्जुगेट से इसी को मल्टीप्लाई करना, तो cos अल्फ़ा आयटा साइन अल्फ़ा, सॉरी आयटा साइन अल्फ़ा को हमें किस वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लेना है, डॉट प्रोडक्ट ही लेना है एक तरीके से। ये एक कॉलम लिया और इसके कॉन्जुगेट कॉलम से, मतलब इसी के कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो cos अल्फ़ा माइनस आयटा साइन अल्फ़ा, तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों कॉलम्स को, तो क्या आने वाला है, मल्टीप्लाई करना है, मतलब सॉरी डॉट प्रोडक्ट लेना है, सॉरी तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस, अब इनकी प्रोडक्ट क्या आने वाली है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा ऑब्वियसली। ठीक है, माइनस आयटा मैम ये क्या किया मैम, समझ में नहीं आया। कॉलम्स की प्रोडक्ट लिया, रुक जाओ, तुमने क्या किया, यू थीटा से मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स को। नहीं मैम, यूनिटरी मैट्रिक्स कहाँ, तो मैम वो एक रो लिया और दूसरे रो का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया और तो सम किया, तो सम तो 0 आएगा, उसके हिसाब से थीटा का मान, थीटा का वैल्यू निकाला। क्या क्या फिर से बताना। मैम लिखिए पहले। मैम ऐसे किया कि फर्स्ट रो लिया और सेकेंड रो का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हाँ, करके वही कह रही उसको एडिशन कर दिया, और वो तो 0 निकलने आने वाला है, कह रही थी क्योंकि मैं कॉलम के हिसाब से यूनिटरी। कर रही थी।
अच्छा अच्छा मैम, ठीक है। रो के हिसाब से कर लो, कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। एक तो ये कॉलम रो हमने ली, एक रो एज इट इज़ लेना होता है, दूसरे रो का कॉन्जुगेट करके इसी रो से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो माइनस आएटा साइन अल्फ़ा माइनस आएटा कॉस अल्फ़ा, इनकी प्रोडक्ट करनी है और इनको ऐड कर देना है। तो इनकी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, माइनस आएटा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस माइनस आएटा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये आ जाएगा माइनस 2 आएटा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो मैंने अलग अलग रोज़ को मल्टीप्लाई किया है, मतलब R1 को R2 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया है। तो क्या होगा यहाँ पे, इसको 0 के इक्वल रखना होगा आपको, मेन पॉइंट यही है यहाँ पे, क्योंकि हाँ मैम। सेम को सेम कॉलम से करोगे, मतलब C1 कॉलम को C1 के कॉन्जुगेट से करोगे तब तो 1 ही आना है। और वो देख भी लिया था अभी मैंने प्रीवियसली कर रही थी जब दूसरे पेज पे, तो वो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा वो तो 1 ही आ जा रहा था, ट्रिवियली आ रहा था वो तो। इसी तरह दूसरे कॉलम को चेक करोगे उसके लिए भी हो जाएगा, लेकिन मेन कंडीशन यहाँ पे ये है, उसमें क्या है, हम R1 को R2 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें या R2 को R1 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, और ऐसा करने पर 0 आना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0 माइनस आएटा साइन 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0। साइन 2 अल्फ़ा कब 0 होता है, जब 2 अल्फ़ा n पाई के बराबर होता है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू n पाई बाई 2, ये आंसर आएगा। ठीक है, पाई बाई 2 के मल्टीपल्स, पाई बाई 2 के मल्टीपल्स, हाँ यहाँ पे माई बाई 2 के कौन से मल्टीपल्स हैं, बी ऑप्शन में पाई बाई 3 का मल्टीपल है, चाहे ऑड है चाहे इवन है चाहे कुछ भी है, पाई बाई 3 का मल्टीपल है। थर्ड ऑप्शन में पाई बाई 4 का मल्टीपल है, फोर्थ ऑप्शन में पाई बाई 5 का मल्टीपल है। सो दिस मीन्स पाई बाई 2 का मल्टीपल आ जाएगा आंसर। तो आंसर ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली वही आंसर दे दिया गया, ऑप्शन थोड़े घुमा फिरा के दिए गए। ऑप्शन में सबसेट दिया गया, जो एक्चुअल सेट हमारा आ रहा था, अभी मैंने कैलकुलेट करके दिखाया था, वो एक्चुअल सेट हमारा क्या बन रहा था, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू n पाई बाई 2। तो कोई भी मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो सकता है, ये 1 पाई बाई 2 हो सकता था, ये 2 पाई बाई 2 भी हो सकता था, पर ऑप्शन में इन्होंने इसका सबसेट दिया है जिसके अंदर ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेट के लिए हो रहा है ये होल्ड, यूनिटरी बन रही है किसी सेट के लिए, तो उसके सबसेट के लिए भी बनेगी, इसलिए करेक्ट है ये ऑप्शन, डिनाई नहीं कर सकते ना हम इस बात को। किसी को हाँ ऑब्जेक्शन मैम, है तो ठीक है। बता हाँ सकता है। हाँ मैम, ठीक है, ठीक बस है। ऑप्शन का ही हेर फेर थी और कुछ नहीं था इसमें। 10th में मेरा सी आया मैम, 0। 0 आया। कैलकुलेट करना है बस इसमें, और कुछ नहीं करना। कैलकुलेशन हाँ का मैम, देखो, 0 ही आया था। देखो मैं बता देती हूँ, हो सकता है किसी का ना हुआ हो। इन्होंने कह रखा था mx इज़ इक्वल टू बी, किसी के पास और अच्छा तरीका हो तो वो भी बताना। x वेक्टर क्या लें हम, x वेक्टर को x1 x2 x3 ले लेते हैं, तो x ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, एक रो वेक्टर बन जाएगा, और b तो हमारे पास ऐसे था ही, जो भी कॉलम वेक्टर था। अब क्योंकि ये 1 क्रॉस 3 है और ये 3 क्रॉस 1 है, तो प्रोडक्ट भी पॉसिबल है। आंसर आने वाला है 1 क्रॉस 1 वेक्टर, तो ये हो जाएगा x1 x2 x3, और ये जो b वेक्टर है उसको कुछ भी b1 b2 b3 हम मान सकते हैं। तो जो आंसर निकलने वाला है वो ये है, b1 x1 प्लस b2 x2 प्लस b3 x3। अब जो b1 b2 b3 की वैल्यू है, या x1 x2 x3 की वैल्यू है, उसको हमें निकालना पड़ेगा। उसके लिए इन्होंने एक एक्स्ट्रा बात कर रखी है, ध्यान दिया जाए तो इन्होंने बोल रखा है सच दैट mx इज़ इक्वल टू बी फॉर सम x। देखो सबसे पहले पूरी बात पढ़ते हैं। m ये मैट्रिक्स दे रखी है, a बिलोंग्स टू नॉन ज़ीरो नंबर एंड b इज़ ए नॉन ज़ीरो वेक्टर। ठीक है, चलो सच दैट mx इज़ इक्वल टू बी फॉर सम x बिलोंग्स टू आर क्यूब। इसका मतलब क्या है, mx इज़ इक्वल टू बी फॉर सम x बिलोंग्स टू आर क्यूब? क्या समझ में आ रहा है यहाँ से?
मतलब एक्स उस सिस्टम का सोल्यूशन है। उस सिस्टम का सॉल्यूशन है और सिस्टम कंसिस्टेंट है, तो वो x कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमने यहाँ पे जो x माना है उसी का यूज़ करेंगे और कुछ नहीं। मैट्रिक्स उठाओ 0 1 -2, उसको लॉजिकली कोई समझ भी नहीं रहा है ना तो भी ठीक है, हमें सिर्फ इतना काम करना है, mx = b रखना है। वहाँ से पता है क्या होगा, x1 x2 x3 की वैल्यूज़ आ जाएंगी b की फॉर्म में, कुछ ऐसा आ जाएगा, या b1 b2 b3 की वैल्यू आ जाएंगी, वो पुट कर लेना है यहाँ पे, वो सही रहेगा। b1 b2 b3 की देखो अभी वैल्यूज़ निकल के आएंगी, -1 0 अल्फ़ा 2 -अल्फ़ा 0, और यहाँ पे x1 x2 x3 गिवन क्वेश्चन में ये है। तो अब जो गिवन बात है उसका यूज़ करते हैं निकालने के लिए जो हमें निकालना था। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन बनने वाली है, b1 की वैल्यू निकलने वाली है पहली, x2 -2x3 = b1 पहला। दूसरी बात निकली यहाँ पे -x1 + अल्फ़ा x3 = b2, और तीसरी बात यहाँ से निकल के आई है 2x1 - अल्फ़ा x2 = b3। तो ये जो तीनों वैल्यूज़ निकल के आई है b1 b2 b3 की, उसको जाके पुट करो, आपको सब कुछ कट पिट के आंसर मिलने वाला है 0। ठीक है, आगे की कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दी है। सो आंसर क्या निकला, आंसर हमारा निकला है 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 11th। किसने किया था, अंदाजे मारने वाला क्वेश्चन था ये। मैम ए आया मैम, मैं बहुत ट्राई करके एक मैट्रिक्स मिला जिसका मतलब मिनिमम 1 आया। एक मिनट, बहुत ट्राई नहीं करना था, मिनिमम निकालना था ना हमें। हाँ मैम, बहुत टाइम ले लिया ये मैथ। तो देखो, अगर टाइम ले लिया तो आपको समझ में आ गया ना इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में करना है कि नहीं करना। 2 मिनट में समझ में आ रहा है क्वेश्चन तो ठीक है, वैसे अगर समझ में आ भी गया क्वेश्चन एग्ज़ाम में तो ऐसे क्वेश्चन पे ट्राई मारना ना थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि अगर आप ट्राई मारोगे तो आपका आंसर गलत भी हो सकता है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया होगा, यहाँ पे गड़बड़ के चांसेस हैं। मैं इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझाती हूँ, हो सकता है किसी को स्टेटमेंट ही ना समझ में आई हो। लेट curly m be the set of all invertible 5x5 matrices। सभी 5x5 matrices का इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का सेट बना लिया, उसको करली एम नाम दिया गया है, जिसकी एंट्री 0 और 1 है, सिर्फ और सिर्फ 0 और 1। एंट्रीज कहाँ से आ रही हैं, और क्या लिखा जा सकता है, इसको थोड़ा घुमा के अगर लिखते तो क्या लिखते, एंट्रीज फ्रॉम बताओ कौन सा पेन लें, कौन सा कलर लें, Z2 इतने सारे कलर हैं इधर। Z2 बिकॉज Z2 क्या होता है, 0 1 का ही तो सेट होता है, मतलब उसमें एडिशनल चीज़ें भी होती हैं। पर ये भी लिखा जा सकता था, यहाँ पे 0 और 1 सिर्फ एक नंबर की तरह ऐड कर रहे हैं, कोई फील्ड के एलिमेंट्स नहीं है, लेकिन Z2 भी लिखा जाता तो भी क्वेश्चन इस तरीके से किया जा सकता है। फॉर ईच m बिलोंग्स टू m, हर एक मैट्रिक्स जो इस सेट के अंदर पड़ी है, यानी हर एक 5x5 मैट्रिक्स जो इन्वर्टिबल है, स्मॉल n1 ब्रैकेट m एंड स्मॉल n1 ब्रैकेट m एंड स्मॉल n0 ब्रैकेट m डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ वंस एंड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन द मैट्रिक्स m रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे n1 m क्या दे रखा है, नंबर ऑफ, लिख सकते हो अपनी नोटबुक में, नंबर ऑफ वंस इन m, मतलब 1 कितनी बार आ रहा है वो n1 को डिनोट कर रहा है, एंड n0 डिनोट कर रहा है कि 0 कितनी बार आ रहा है मैट्रिक्स में, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन m। समझ गए सब लोग। और हमें निकालना है मिनिमम ऑफ n1m माइनस n0m, इनके डिफरेंस का, मतलब
नंबर ऑफ वंस और नंबर ऑफ ज़ीरोज़ के डिफरेंस का मिनिमम निकालना है। तो हमें कुछ ना कुछ इस तरीके के मैट्रिक्स ढूंढनी है सच दैट ये कुछ ना कुछ मिनिमम आ जाए। तो हमें यहाँ ढूंढने का काम करना है। हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है चीज़ों को। मैं एक मैट्रिक्स लेती हूँ, इन्वर्टिबल लेनी है मैम सबसे इनवर्टिबल कहाँ गया, मतलब डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा, ऐसे कोई डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स नॉन है। डिटर्मिनेंट हाँ नॉन मैम, जीरो मैंने भी बनाना ऐसे ही कोई किया था, मुश्किल बात नहीं है। पहले डायगोनल पर 1 1 1 लेकर। एक काम करते हैं, हाँ इस अब ये 5 1 आ गए तो मुझे एडजस्ट करने हैं 5 ज़ीरोज़, क्योंकि एडजस्टमेंट करूँगी तो अच्छा रहेगा। मैम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाएंगे तो इजी पड़ेगा। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, हाँ वही बना रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कैसे लें? कुछ ना कुछ ज़ीरोज़ हमें लेनी है। ज़ीरोज़ नीचे ले लेते हैं, चलो ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5, एक और ज़ीरो लेनी पड़ेगी, उसको यहाँ ले लेते हैं। तो 5 और 5, अब 5 माइनस 5 का चल रहा है वर्सेस 5 माइनस 5, अभी ज़ीरो चल रहा है आपका मिनिमम जो आपको निकालना था। अभी और एडजस्टमेंट इधर करनी है और एंट्रीज डालनी है इधर। क्या डालनी है? मैम जीरो, नंबर ऑफ जीरो और नंबर ऑफ 1 तो इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि टोटल एंट्रीज 25 है, तो हाँ ऑड वो और तो इवन तो ठीक है, आएगा। वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी हमें एडजस्टमेंट करके देखना पड़ेगा ना। अभी तो देख ही रहे हैं हम। 1 2 3 नंबर ऑफ 4 1s ऐड कर रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। नीचे ज़ीरो ऐड कर देते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अभी नंबर ऑफ वंस यहाँ पे कुछ कम हो रही है एडजस्टमेंट, ठीक है, ऊपर करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। नंबर ऑफ वंस और डाल देते हैं, 1 2, चलो 1 2 नहीं, एक 1 ऊपर डाल देते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ज़ीरो नीचे आएगा। अभी तक मेरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ वंस और नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बराबर है। अब एडजस्ट करके देख लो। अब 1 1 डाल दो कहीं भी। अब बस आपको ये देखना है कि कैसे एडजस्ट होगा ये, और आप यहाँ से समझ भी गए होंगे कि एक का डिफरेंस तो आने ही वाला है ना, क्योंकि 25 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे देखना अब कितनी पोजीशंस हमारे पास बची हैं, 1 2 3 4 5 पोजीशंस हैं। तो मैं 2 1s डालती हूँ तो 2 ज़ीरोज़ डालने पड़ेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग। अब जो एंट्री बची है उसमें चाहे आप 0 डाल दो चाहे आप 1 डाल दो, वो आपकी मर्ज़ी है। आंसर 1 ही आएगा, आंसर 0 और 1 आएगा। में से। हाँ मैम। अब तक तो मैं एडजस्ट करके चल रही थी, लेकिन जो लास्ट 25th एंट्री मैंने डाली है उसमें या तो एक 0 बढ़ जाएगी या एक 1 बढ़ जाएगा। तो मिनिमम ऑफ n1 माइनस n0 क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, क्योंकि या तो n1 यहाँ पे क्या होगा, 13 माइनस 12 होगा या 12 माइनस 13 होगा, जो भी होगा। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ काउंट करनी थी ना, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ और नंबर ऑफ़ वंस, तो जो भी होने वाला है ये 1 होने वाला है, इससे छोटा नहीं आ सकता, 0 कभी नहीं आ सकता। तो आंसर यहाँ क्या होगा, 1 हो जाएगा आंसर, ठीक है। पर मैम आपने डायगोनल पे 0 0 0 क्यों लिया? सॉरी, डायगोनल पे 1 1 1 क्यों लिया मैम? अगर इनवर्टिबल का है ना, गारंटी उसलिए। मिल जाए ना, गारंटी लेनी थी मुझे इन्वर्टिबल की। आप मैट्रिक्स कुछ भी ले सकते हो, पर ये सबसे इजी तरीका है मैट्रिक्स बनाने का, ट्रायंगुलर। मतलब मैम अगर मैम डायगोनल पे 0 हो उस तरह की मैट्रिक्स में भी तो इनवर्टिबल हो सकता है मैम। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, पर ये आसान है ना। उस तरीके की मैट्रिक्स सोचना थोड़ा मुश्किल है, हमें तो अच्छा। आसान काम करना है। ठीक ठीक ठीक, ये भी ठीक है। काम को आसान बनाना होता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कैसा भी हो, उसमें एक ही गोल होता है, हमें आसान बनाना है किसी भी क्वेश्चन को। जो मुश्किल बनाता है उसका फिर क्लियर नहीं हो पाता समझ रहे हो ना। कॉम्प्लेक्सिटी को कम किया करो हर क्वेश्चन में। चलो इस पे आते हैं 12th पे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। m दे रखा है, x दे रखा है, m लिमिट ऑप्शन सी आया मैम। n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, ऑप्शन सी आया मैम। m रेज टू पावर n इंटू एक्स निकालना है। बताओ, किसी का नहीं हुआ तो मैं कराती हूँ। बार बार m को मल्टीप्लाई करना था और m की पावर n का आइडिया लेना था, उसमें और कुछ मैम नहीं ऑप्शन सी करना आया। था। ऑप्शन सी आया, रुक जाओ बता रही हूँ। 12th सी आएगा। एकता और न्यानेश आपका हुआ? यस मैम।
मैंने ट्राई नहीं किया। हुआ? अच्छा अभी करा ही नहीं है। पेपर की तैयारी हो रही है क्या? ये सारे कर रखे हैं, यही नहीं किया? नहीं मैम, कंप्लीट ही नहीं किया। चलो ठीक है, तो मैं हिंट देती हूँ फिर। न्यानेश आपका हो गया, करा है आपने? यस और नो? यस मैम, करा है। ठीक है, 1/2, 1/4, 0, 1। तो आपको ट्राई खुद करना है ये। अब एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा तो फिर आपका दिमाग कैसे चलेगा। m स्क्वायर निकालना, m क्यूब निकालना, इसी पैटर्न में, क्योंकि पैटर्न बनाना हमें सबसे अच्छे से आता है, हम मैथमेटिशियंस हैं, इसी पैटर्न में चलते चलते m की पावर n निकालना। पूछा क्या हुआ है, अब उस पर ध्यान देना। पूछा हुआ है m की पावर n इंटू एक्स, और उस पर लिमिटिंग वैल्यू चलानी है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो आप चलाएंगे, x फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे n वाली मैट्रिक्स को, आपको बहुत ही सुंदर आंसर मिलने वाला है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये, ठीक है? बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बताओ अगला। इसको वैसे अगला LT से भी किया जा सकता है, लेकिन वैसे भी किया जा सकता है। किसी ने ट्राई किया हो 13 तो बताओ। आंसर सी है उसका, वैसे लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। बताओ, नहीं तो मैं सो जाऊंगी। हाँ मैम, 13 हो गया मैम। 13 बड़ा मज़ेदार सा क्वेश्चन है, मतलब उसमें कुछ एग्जाम्पल लिए जाएंगे मैट्रिक्स के। m मैट्रिक्स के बारे में बता रखा है और उसकी रैंक के बारे में बता रखा है हर ऑप्शन में। जैसे कि अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं, बाकी ऑप्शन आप आसानी से जज कर लोगे, बी सी डी। डी होगा मैम? हाँ डी होगा। अगर एक मिनट रुकना, हाँ ठीक है, ए ऑप्शन बताती हूँ मैं। रैंक ऑफ m इज इक्वल टू 1, me1 me2। e1 और e2 तो स्टैंडर्ड वेक्टर्स हैं, स्टैंडर्ड बेसिस हैं, स्टैंडर्ड बेसिस के वेक्टर हैं r क्यूब के। तो कैसे होंगे? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। m मैट्रिक्स है 4 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, ठीक है? और उसके बारे में बता रखा है फर्स्ट ऑप्शन में दैट इसकी रैंक 1 है। तो एक मैट्रिक्स सपोज करते हैं, हमें इसको e1 वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, एक मैट्रिक्स ऐसी, और जो बात कह रखी है उसको गलत प्रूव करना है। गलत क्यों करना है? क्योंकि एग्ज़ाम में नेगेटिव सोचना है कि ये ऑप्शन सही नहीं है। जो ऑप्शन देखो वो सही नहीं है, ऐसा लगना चाहिए पहली नज़र में, एक शक जाना चाहिए आपका। तो मेरा शक गया, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको कुछ गलत प्रूव किया जाए। रैंक ऑफ m, सॉरी रैंक ऑफ m, रैंक ऑफ m 1 बोल रखा है ना, तो अगर मैं ऐसी मैट्रिक्स ले लूँ तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? देखो करके देखते हैं क्या होगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक वेक्टर बन जाने वाला है 1 0 0। लेकिन क्या हो अगर मैं इसको 0 वेक्टर बनाने की कोशिश करूँ, जो इधर आया है, ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर m है, मतलब ये मैट्रिक्स m है, और ये e1 वेक्टर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो ये जो नया वेक्टर निकल के आ रहा है ये me1 है। उन्होंने क्या रखा है me1 और me2 का जो सेट बनाएंगे आप, वो क्या आना चाहिए? li आना चाहिए। देख लेते हैं, e2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। e2 से जब इसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पे 4 कॉलम्स है ना, तो एक और कॉलम ले लो, ठीक है? 3 क्रॉस 4 क्रॉस 3 3 क्रॉस 1 4 क्रॉस 1, हाँ तो 4 क्रॉस 1 वेक्टर बन जाएगा, ठीक है? 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स दे रखी थी ना, सॉरी 4 क्रॉस 3, और ये 3 क्रॉस 1 और ये 4 क्रॉस 1। तो जो मैट्रिक्स हमने ली है उसको हमने इस तरीके से लिया है। और e2 वेक्टर को देखना, अब e2 वेक्टर क्या हो जाएगा? 0 1 0 0 0 1 0। सो जब इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या होगा? एक 0 वेक्टर ही निकल के आने वाला है, 0 0 0 0। सो ये जो me2 वेक्टर आया ये तो 0 वेक्टर हो गया। तो ये जो सेट बना, क्या ये li होगा? बिल्कुल भी नहीं, ये तो ld हो गया। तो क्वेश्चन में जो बात कर रखी है
वो बिल्कुल गलत है। तो मैट्रिक्स हमें कैसे लेनी है, सच दैट M(E1) या M(E2) में से कोई एक ज़ीरो बन जाए, उस तरीके से आपको लेके चलनी है मैट्रिक्स। आप अपनी मर्ज़ी से सपोज कर सकते हैं एग्जांपल। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सिमिलरली सेकंड थर्ड ऑप्शन चेक करना, वो भी गलत होंगे। इसके बाद जब आपके कुछ डाउट्स रह जाएंगे उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। जिसने ट्राई नहीं किया वो दोबारा ट्राई करेगा, तो हो सकता है कुछ डाउट्स रह जाएं, तो बता दिया करो, डिस्कस हो जाएंगे वो तो क्लास में। 14th बताओ। चलो 14 आइगन वैल्यू का है, इसको छोड़ देते हैं अभी, आइगन वैल्यू में करेंगे, बहुत मिक्सअप कर रखे हैं क्वेश्चंस। इफ़ x एंड y आर मैट्रिसेस विद रियल एंट्रीज देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। n क्रॉस n मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज है, और ये अच्छा ये भी वही है, ये डायगोनलाइजेबिलिटी से रिलेटेड है 15th क्वेश्चन। तो आइगन वैल्यूज़ के बाद आएगा ये कंसेप्ट, इसको भी छोड़ देंगे। क्या लिखे हैं यहाँ पे, आइगन वैल्यूज़। 16th बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ मैम 16 हो गया मैम। डी ऑप्शन बड़ा अच्छा था इसमें। अच्छा देखते ही 16 बताओ। का ए और डी होगा मैम, हाँ मैम, ए और डी होगा, मेरा भी हो गया। नॉट पॉसिबल बोला है। m क्रॉस n मैट्रिक्स है और m लेस देन n है, ठीक है। तो रैंक ऑफ पी क्यू आप जानते हो किससे छोटा या बराबर होगा, लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ m और रैंक ऑफ p और रैंक मैम मिनिमम ऑफ, इनमें से छोटा होगा। तो मिनिमम कौन सा है, m। मतलब रैंक हमें नहीं पता मैट्रिसेस की, वो बात ठीक है, लेकिन ये पक्की बात है कि वो m से तो छोटा ही होगा, क्योंकि देखो रैंक कभी n तो हो नहीं सकती इन दोनों में से किसी की भी, ना p की ना q की। तो ये पक्की बात है कि ये स्मॉल m से छोटा ही होगा। तो n तो कभी नहीं हो सकता, इसलिए नॉट पॉसिबल पूछा है, इसलिए मैंने टिक किया है, क्योंकि जो हो सकता है वो ये है, पी क्यू और क्यू पी की दोनों की रैंक सेम वे से, जैसे मैंने लिख के दिखाया आपको पी क्यू के लिए, दोनों की m हो सकती है, n नहीं हो सकती। डी ऑप्शन में जो बात कर रखी है उसको आपने किस तरीके से सोचा, एक एग्जांपल ले लिया, सबसे 3 2 सही 2 3, हाँ इजी तरीका। 2 3 मैंने प्रूव किया। m को प्रूव किया आपने। मैंने मतलब कंट्राडिक्शन से प्रूव किया मैम। अच्छा, शाबाश, तुमको नोबेल प्राइज देंगे हम। फील्ड्स मेडल मिलता है आपको, बहुत बहुत बधाई हो। बताएं कैसे प्रूव किया आपने। मैम लिखिए। लिखवाइए। मैम वो जो फ्लोर मतलब m+n/2 फ्लोर को मैम p सपोज कीजिए इक्वल टू p। ठीक है, रैंक ऑफ क्यू पी हमने मान ली p, स्मॉल p। p तो मैम p ग्रेटर इक्वल टू m+n/2 हो सकता है। अच्छा ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो मैम ये भी हो सकता है कि 2p ग्रेटर इक्वल टू m+n। 2p ग्रेटर देन इक्वल टू m प्लस n, और यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, मैम n ग्रेटर देन m, हाँ एग्जैक्टली, 2p ये ग्रेटर देन, ग्रेटर ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन किससे आ जाएगा, क्योंकि अब n तो 2m स्मॉल का m से ग्रेटर बड़ा है, n तो m से बड़ा है, इसलिए ये ग्रेटर देन m हो जाएगा। तो p ग्रेटर देन नो मैम 2m होगा, 2m, हाँ ठीक है, तो 2m से p बड़ा हो ग्रेटर देन जाएगा, m p आएगा। ग्रेटर देन m आ गया। और तो यहाँ ऊपर पे मैम स्क्रॉल डाउन कीजिए। एग्जैक्टली, तो p m तो नहीं हो सकती ना, रैंक m से बड़ी तो नहीं हो सकती। यहाँ बोला है ना, देखो ये यहीं हाँ से मैम रिलेट कर p लो, तो स्क्रॉल डाउन की क्या m जरूरत से है। हाँ हाँ, हाँ मैम। तो हमने बोला ये लेस देन इक्वल टू m होगी, तो ऐसे कैसे बात हो रही है, नीचे तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपको लोकल फील्ड्स मेडल मिलता है, बंगाली फील्ड्स मेडल, ठीक है। चलो नहीं मैम, हम नोबेल ही देंगे उनको। फील्ड्स का फंडिंग वालों बजट के एवरेज आ जाएगा। फील्ड्स मेडल सबसे बड़ा है मैथ्स वालों हाँ, के लिए। इसलिए बजट नहीं है मैम हमारा, हमारा जो बजट है उसमें उसको नोबेल ही मिलेगा। अच्छा, बजट नोबेल का बजट है, ये कमाल की बात है। चलो 17th, ए बी। ए बी, ए कैसे आया। मैम 17 नहीं हुआ। हाँ ए को मैम प्रूव कर दिया मैम। मैम
अल्फा अगर 1 हो जाए तो मैम फ्रॉम 3 we can obtain x plus y plus z is equal to बीटा। अल्फा और अगर 1 हो जाए, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, और हाँ हाँ, एक नंबर जो इक्वेशन है उसमें क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू अल्फा। ये आ जाएगा नीचे 1 1 1 बीटा, हाँ ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू बीटा हम लिख सकते हैं। अल्फा इज इक्वल टू वैसे भी 1 है ना, तो यहाँ पे 1 लिखूँ ना। हाँ, हम्म, और बीटा भी 1 हो जाएगा उसका मतलब। ये कैसे होगा मैम? बीटा कैसे 1 होगा? एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन बोल रखा है उन्होंने। एक मिनट रुको, 1 बीटा हाँ 1 मैम, तो गामा। बीटा 1 कैसे होगा? मैम रो इकोलॉन फॉर्म से हो जाता है कुछ? मैंने तो रो इक्वेशन फॉर्म से नहीं किया। एक मिनट रुकना, एक बार चेक कर लेते हैं। बीटा माइनस 1 0, गामा माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1, बीटा माइनस 1। तो इसका मतलब बीटा इज इक्वल टू 1 है ना मेनक? कंसिस्टेंट है ना सिस्टम? अच्छा मैम, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है हाँ। तो बीटा 1 आ गया आर्गुमेंट किट और फिर। बीटा दोनों अगर 1 मैट्रिक्स आ का गया, रैंक ठीक है। हाँ ठीक है, अगर यहाँ से बीटा हम 1 रखें तो क्या होगा हमारे पास? तो सेकेंड जो इक्वेशन है उसमें से निकल जाएगा मैम गामा इज इक्वल टू 1। तो अब गामा को भी 1 होना पड़ेगा, कुछ बचा ही नहीं उसके पास चॉइस। ठीक है, कंसिस्टेंट करना है ना अभी, तो गामा को भी 1 करना पड़ेगा। हाँ मैम, ठीक है। ठीक है, मैंने तो इतना भी नहीं किया मैम। हाँ तो किया कैसे? मैम अगर बीटा में 1 लिखा जाए तो थर्ड जो इक्वेशन है वो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू गामा, 1। अच्छा थर्ड इक्वेशन, हाँ वो ऊपर सॉरी वाली। सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, थर्ड जो हाँ, इक्वेशन है फर्स्ट और वो थर्ड सेम उसको, हो जाएंगी। तो फर्स्ट और थर्ड जब सेम हो जाएगी तो अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा, मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 1। तो अगर बीटा इक्वल टू 1 होए तो सेकेंड जो इक्वेशन है इसमें देखो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू गामा, और फर्स्ट जो इक्वेशन है वो दोनों भी बराबर हो जाएगा, तो गामा इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा तो 1 है तो गामा 1 हो जाएगा। लेकिन वैसे आपने सोचा कैसे कि बीटा 1 हम रख दें, मतलब क्या दिमाग लगाया कि बीटा को 1 रखा जाए? बीटा को मैम वो जो फर्स्ट और थर्ड जो इक्वेशन है वो दोनों मतलब क्या करते हैं, फर्स्ट मतलब थर्ड इक्वेशन में तो अल्फा इक्वल टू अगर 1 रख दो तो फर्स्ट इक्वेशन का बराबर ही हो जाएगा ना। मतलब क्यों रख दें हम? वो तो यही बोला ही तो है, अल्फा इज इक्वल टू 1 मैम। तो मैम थर्ड जो इक्वेशन है उसमें अल्फा में 1 रख दो मैम, तो क्या बनेगा थर्ड जो इक्वेशन, x प्लस वाई प्लस जेड इज जेड इक्वल इज टू इक्वल बीटा टू, नहीं हाँ होगा। हाँ ठीक है, चलो वो तो ठीक है। हाँ फिर वो फर्स्ट, कंसिस्टेंट नहीं रहेगा ना, अगर हम नहीं रखेंगे अल्फा इज इक्वल टू बीटा या बीटा इज इक्वल टू 1, हाँ तब तो, कंसिस्टेंसी को वो कर देगा, हाँ मैम कॉन्ट्राडिक्ट। ठीक है, किसी तरीके से भी सोचा जा सकता है, लेकिन हाँ हर एक ऑप्शन पे ध्यान ज़रूर देना है। बी ऑप्शन तो सामने ही दिख रहा था, जल्दी दिख रहा था, ए ऑप्शन जल्दी नहीं दिखता है, तो हमें हर चीज़ पे ध्यान रखना है। ए और बी इसका बी तो आंसर। मैम इजी है, दूसरा जो ऑप्शन है। हाँ वो तो साफ साफ हो जाएगा रोएशन फॉर्म में कन्वर्ट करके, बिल्कुल आसानी से, वो तो साफ साफ ही दिख रहा है। ठीक है, उसको तो कर ही लोगे आप सब लोग। और सी और डी को कॉन्ट्राडिक्ट प्रूव कर दिया। ठीक है, 17 हो गया, 18 का आंसर है, क्या लगाया 18 आपने? का आंसर, हाँ रुको मैम, एम नॉट इक्वल टू 4 और के नॉट इक्वल टू 5। हाँ मैम, यही आया। ए और बी, कैसे? इसकी रो एशेलन फॉर्म अगर हम निकालेंगे
तो क्या बनने वाली है 1 1 5 3 1 2 m 5 1 2 4 k। तो दिस माइनस दिस, तो ये क्या बनने वाला है 0 1 m माइनस 5 2 0 1 माइनस 1 k माइनस 3। तो देखो ये तो सेम दिख रहे हैं। इसमें अच्छा, क्लियर अच्छा। नहीं होगा मैम। तो किस में क्लियर होगा? एक मिनट, साफ रो एप्सिलॉन फॉर्म बनाकर मेरा जो सेकंड लाइन एक बार लिख दो। हाँ हाँ, हमने सही किया। उसके बाद एक लाइन करना पड़ेगा मैम, इसके बाद एक लाइन तो करनी ही पड़ेगी। और क्लैरिटी के लिए। ठीक है। अगर मैं ये सोच रही थी रो इंटरचेंज कर दें ऊपर और नीचे वाली, तो m इज़ नॉट इक्वल टू 5 से m इज़ नॉट इक्वल टू 5। तब भी मैम फायदा नहीं होगा मैम, और एक बार करना ही पड़ेगा। ठीक है, और एक बार करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, हाँ मैम। ये 4 माइनस m आ जाएगा, 4 माइनस m, और ये आ जाना है k माइनस 5। अगर 4 m इज़ नॉट इक्वल टू 4 होगा तब तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगी, मतलब रैंक 3 हो जाएगी इस मैट्रिक्स की, तब तो यूनिक सॉल्यूशन आना ही है। ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर m नॉट इक्वल टू 4 रहा और k इक्वल टू 5 आ गया, अच्छा अगर 4 माइनस 5 दिस, हाँ ठीक है। तो आपने डी ऑप्शन कैसे लगाया? अगर k इक्वल टू 5 आ गया, अगर मैम k इक्वल टू 5 आ गया तो एक्चुअली मैम आपने जो 5 ना होने से भी तो ये कंसिस्टेंट रहेगा। हाँ, मगर एक बात बता एक 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 एक, एक बात बताने दो मेरे को। आपने जो रो एप्सिलॉन फॉर्म निकल के आया ना, और भी एक फॉर्म होगा मैम, जिसमें होगा मैम, लिखिए रो से 1 1 5 3 1153, अच्छा वहाँ से, हाँ ठीक है। 0 0 m माइनस 4 5 माइनस k। 5 माइनस के, हाँ, अच्छा 0 1 m माइनस 5 2, माइनस 1 k माइनस 3। हाँ, ये भी रख सकते हो, ये भी रख सकते हो। तो इसमें एक बार कंफ्यूजन हो रहा है मुझे इसमें ऑप्शंस में। एक बार अगर k 5 के बजाय कुछ और हो जाए, 6 हो जाए, हाँ मैम एक बात बताओ, जो आपने फास्ट जो और मतलब ए लिखा, उसमें अगर m को 4 लिख दो मैम, m को तो अगर 4 लें, कॉन्सिस्टेंसी के लिए तो k इजिकल टू 5 होना पड़ेगा। हाँ पर अगर m मैम इज इक्वल टू m 4 है इजिकल तो k इज इक्वल टू 5 होना चाहिए। हाँ, एक तो ये केस है। पर मैम k इजिकल टू तो m इजिकल टू तो 4 नहीं है मैम। 4 नहीं है, क्यों नहीं है? यही तो प्रूव किया मैम, ये ऑप्शन। नहीं, प्रूफ तो चलो वो तो एक केस हो गया कि नहीं है तो बन जाएगा कंसिस्टेंट, वो तो ठीक है।
ये भी ठीक है। मुझे तो लगता है ये ऑप्शन ही आना चाहिए। अब यहाँ ऑप्शन में इन्होंने ए और डी दे रखा है, या तो क्वेश्चन पेपर में चेक करना पड़ेगा, हाँ एक बार या देख इसमें लियो, कुछ और सोचना पड़ेगा किसी और तरीके से। और एक बार देखूंगा मैं। ये तो होगा ही, ये तो ठीक है। मेरे हिसाब से ये दो केसेस बन रहे हैं। m अगर 4 होगा तो k को 5 होना चाहिए। एक तो ये केस बन गया, और दूसरा केस ये बन गया जो ऑप्शन ए में दे रखा है m इज़ नॉट इक्वल टू 4। तो इन दोनों केसेस में तो कंसिस्टेंट हो गई। लेकिन अगर m 4 हो जाए और k 5 ना हो तब गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा तो मैम ऑप्शन डी हो जाएगा मैम। ऑप्शन डी कैसे हो जाएगा? वो भी तो नहीं होगा। वो ऐसे थोड़ी हो जाएगा, या तो कुछ कहीं पे मिसिंग है या क्या है, एक बार देखना पड़ेगा इसको। इस पर मुझे इसका मैं फ़ोटो ले लेती हूँ। हाँ आप बोलो आगे। 19 है ना, 19 19 को बता दो मैम, यही है ना। 19 ईजी रहा होगा, मुझे लगता है हाँ मैम, सिंपल ही हो है गया। इसका आंसर। बता दो फिर मैं कंफर्म कर देती हूँ 19th का आंसर। मैम यूनिक सोल्यूशन आएगा ए नॉट इक्वल टू 10 के लिए। हाँ बिल्कुल। और A 10 मैम ए B इक्वल माइनस टू 10। 10, हाँ B ए माइनस इक्वल 10। टू 10 और बी इक्वल टू -10 के लिए इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा। ठीक है, और नॉट इक्वल टू हो जाए अगर और B माइनस, हाँ, तो बी -10 नॉट इक्वल टू हो तो A इज़ नॉट इक्वल टू 10, इनकंसिस्टेंट A होगा। 10 B इज़ इक्वल टू -10, और A 10 B इज़ नॉट इक्वल टू -10। ये आंसर है आपका। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। 20th क्वेश्चन हो गया। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को सिंगुलर प्रूव करना है, ऑड ऑर्डर किया। हाँ मैम, हो गया मैम। ठीक है। 21 में थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ होगा प्रूव करने के लिए। 21 नहीं हुआ मैम। ट्रांसफॉर्मेशन में करेंगे इसको, ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से होगा। 22 में नो सॉल्यूशन बताना था, आसानी होगा मुझे लगता है ये। c इज इक्वल टू 10। नहीं मैम, सी इक्वल टू 3 आया मेरा। c इक्वल टू 3 नहीं आएगा। 1 2 3 1। एक बार मैट्रिक्स बोलना, मैट्रिक्स है सबके पास लिखी हुई, तो यहाँ पे बोल दो एक बार मुझे। 1 2 3 10 3 7 C2। एक मिनट रुकना, मैम मैम एक 10 तो सेकंड, नहीं है, 1 है मैम। हाँ बोलो अब। मैम क्या आ जाएगा ये? 1 2 3 10। मेरी मैम आवाज़ आ रही वहाँ है? पे 10 तो नहीं आएगा, 1 आएगा मैम। 1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? 3 टाइम्स ऑफ, मतलब R2 माइनस 3R1 क्या आ जाएगा? 0 7 माइनस 3 2 6 1 C माइनस 9, और ये आ जाना है -1। ये क्या आना है? दिस माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस, C माइनस 4 12 माइनस 6 6 3 माइनस 2 1।
ठीक है, अभी रो एशेलन फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है एक और स्टेप लेके। उस स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 2 3 1 0 1 C माइनस 9 माइनस 1। अब देखो थर्ड स्टेप में यहाँ पे क्या करना है, R3 पे ऑपरेशन लगाना है, R3 माइनस C माइनस 4 R1 सॉरी R2। तो ये लगाएंगे तो क्या होगा, 0 0 और ये आ जाएगा 6, मतलब ये आने वाली है एंट्री 6 माइनस C माइनस 9 C माइनस 4, ये वाली आने वाली है। ठीक है, और ये जो एंट्री ये बनने वाली है 1 प्लस C माइनस 4, तो C माइनस 3 बन जाएगा ये। अब इन्होंने पूछा क्या हुआ है क्वेश्चन में, इन्होंने पूछा है हैज़ नो सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नो सॉल्यूशन के लिए ये चीज़ 0 होनी चाहिए और C इज़ नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए, है ना। ये वाली चीज़ 0 होनी चाहिए और ये वाली चीज़ नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। तो ये चीज़ 0 होगी तो कब होगी, C माइनस 9 C माइनस 4, तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी C स्क्वायर माइनस 13 C प्लस 36 इज इक्वल टू 6। C स्क्वायर माइनस 13 C प्लस 30 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से C की वैल्यू निकलने वाली है 15 दूनी 30। तो C विल बी C माइनस 15 C प्लस 2। ठीक है, नहीं है, ठीक नहीं 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 नहीं, नहीं। सी की कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं आ रही क्या, 10 या 30, हाँ ठीक है, एक 10 आ जाएगी वैल्यू, -10 और माइनस, हाँ C की वैल्यू एक 10 आ रही है और एक 3 आ रही है, ध्यान से देखना। C माइनस 10 और C माइनस 3 इसके फैक्टर्स बन रहे हैं ना, दिख रहा है सबको, विजुअलाइज हो रहा है। इन दोनों को ऐड करोगे 13 बनेगा, मल्टीप्लाई करोगे 30 बनेगा। ठीक है, तो C या तो 10 होगा या 3 होगा। अब उसने कह दिया कि C इज़ नॉट इक्वल टू 3, क्योंकि हमें नो सॉल्यूशन चाहिए, तो भाई ये तो केस कैंसिल हो गया, तो C की वैल्यू आ जाएगी 10, राइट। तो C को 10 लगा दें। रो एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें जजमेंट देना है। मैं समझ गई आप कहाँ गलती कर रहे हो। पहले रो एशेलन फॉर्म में कम्प्लीटली कन्वर्ट करो 2 स्टेप वाले प्रोसेस से, तब आपको सही आंसर मिलेगा, अदरवाइज गड़बड़ की चांसेस है। बढ़े आगे, 24 आपको करना है, 23 पे आते हैं। 24 तो आपको करना नहीं है, और 23 क्या है, सिंपल सा है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए करना है, क्योंकि 24 में कंसेप्ट यूज़ होना है आइगन वैल्यूज़ का, तो इसको अभी हम छोड़ रहे हैं। 23 में डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1, तो डिटर्मिनेंट ए 6 है और n की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो 3 माइनस 1 इज़ 2, सो आंसर इज़ 36। तो 23 का आंसर 36 है। 25 का आंसर क्या हो जाएगा, इनकी भी रियल मैट्रिक्स साइज 4x6 5x4, रैंक ऑफ Q इज़ 4 एंड रैंक ऑफ QP इज़ दिस, रैंक ऑफ P 2 होगा मैम। क्या फॉर्मूला लगाया है, यही वाला अपना पुराना, टू होगा मैम। P प्लस रैंक ऑफ Q, ये लगेगा क्या? हाँ हाँ हाँ, वो वाला हो जाएगा, डी लगे माइनस n लेस और इक्वल टू, हाँ वो वाला सही हो जाएगा। P Q Q P, ठीक है, लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ QP, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ Q और रैंक ऑफ P। तो रैंक इनकी क्या दे रखी है, तो आपको निकालनी क्या है, अच्छा रैंक ऑफ P ही निकालनी है, तो मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ P अगर हम x मान लें और रैंक ऑफ Q 4 दे ही रखी है, तो यहाँ से आपको निकल के मिल जाएगा। रैंक ऑफ QP वैसे क्या है, यहाँ पे 2 दे रखी है। अच्छा, फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं इसको। रैंक ऑफ P यहाँ पे क्या आ रहा है, रैंक ऑफ P है कुछ भी नहीं, x है यहाँ पे, तो x प्लस 2 माइनस 4 लेस देन इक्वल टू, सॉरी x प्लस
4 माइनस 4 आएगा ना। रैंक ऑफ पी यहाँ पे दे रखी है इन्होंने, रैंक ऑफ क्यू सॉरी, रैंक ऑफ पी एक्स है और उसकी 4 है, माइनस 4 आ जाएगा तो 4 से 4 कैंसिल। रैंक ऑफ क्यू पी इन्होंने 2 दे रखा है, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा 4। अब x यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, साफ साफ दिख रहा है x इज लेस देन इक्वल टू 2। तो मिनिमम कौन सा होगा x और 4 में से? एक नंबर जो 2 से छोटा है और एक नंबर जो 4 के इक्वल है, कौन सा छोटा होगा? मिनिमम कौन सा होगा? रैंक ऑफ पी मिनिमम। कहने का मतलब मेरा, मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, एक्स हाँ x मिनिमम होगा ना। तो x को तो पहले ही इन्होंने 2 से छोटा बोल दिया, तो हमें नहीं पता था पहले, तो यहाँ पे वेरिएबल था कि x और 4 में से कौन सा छोटा होगा, लेकिन जब x लेस देन इक्वल टू 2 हो गया तो हमें पता चल गया मिनिमम x ही है। तो x लेस देन इक्वल टू 2 और मिनिमम की वैल्यू क्या आ गई? x। सो x इज इक्वल टू 2 आपका आंसर आ गया। किसी को नोट करना है तो मैं इसको फिर भी मैम अदरवाइज हाँ हम डायरेक्टली भी एक्स ले सकते थे, क्योंकि रैंक ऑफ क्यू जो था वो फुल रैंक थी ना, तो एक्स एक तो फुल रैंक हो सकती थी या तो फिर उससे कम हो सकती थी। अच्छा हाँ, रैंक ऑफ क्यू 4 दे रखी है, ठीक है। और रैंक ऑफ पी की पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या थी? 4 क्रॉस 6 की मैट्रिक्स थी, तो 4 या 4 से छोटी ही थी ऑब्वियसली, तो मिनिमम क्या ही आना था? एक्स ही बनना था तब भी। पी आएगी। ठीक है, रब कर देते हैं। अगला बताओ ये वाला, mx इज इक्वल टू 0 के इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। बस यही पूछ रहे हैं, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या वैल्यूज़ होंगी अल्फ़ा बीटा गामा की? पहले तो रो एशेलन चलिए मैम, फॉर्म। ट्रेस चाहिए मैम। हाँ मैम ये तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कर देने से ही हो जाएगा। हाँ, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कर दोगे हो जाएगा। वहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा में रिलेशन निकल के आ रहा है डिटर्मिनेंट 0 हाँ करने मैम, से। अच्छा 3 ठीक आ है, रहा है। क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू दे रखी है ना इन्होंने, तो उसका यूज़ हो जाएगा इसको निकालते वक्त। तो डिटर्मिनेंट m का अब 0 के इक्वल रख देना, अगर किसी ने नहीं किया है, वहाँ से आपका रिलेशन निकल के आ जाएगा इसका, क्योंकि ट्रेस पूछा हुआ है। अब ट्रेस होता क्या है? ट्रेस तो यही होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, आंसर क्या है इसका? 26 का आंसर दे रखा है 3। ठीक है 3 आया मेरा। ठीक है, 27 का, चलो 27 अभी मत करो क्योंकि इसमें रेंज स्पेस की बात कर रखी है। 2 आया मैम। मैम रेंज स्पेस और क्लम स्पेस एक ही तो है ना? नहीं ठीक ही कैसे, गलत किया आपने। मैंने तो रेंज स्पेस वो कलम रेंज स्पेस क्या धर के। रेंज स्पेस हम LT में सीखेंगे ना, ठीक है। ओके मैम। अभी के लिए छोड़ देते हैं। 28 7 क्रॉस 7 मैट्रिक्स with real entries, it belongs to this column vector, the rank of P plus A transpose is at least। अच्छा क्वेश्चन है ये। रैंक ऑफ P plus A ट्रांसपोज, आप जानते हो ये 2 मैट्रिक्स हैं, किसी भी ऑर्डर की हो 2 मैट्रिक्स हैं। रैंक ऑफ P प्लस रैंक ऑफ A ट्रांसपोज, ठीक है। हम जानते हैं ना रैंक ऑफ A प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ A प्लस रैंक ऑफ B। दोनों 7 क्रॉस ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे मॉड ऑफ एटलीस्ट वो भी पूछ रखा है, ठीक काम में है, लाएगा। इधर से तो आपको एटमोस्ट निकल के आएगा, बिल्कुल हाँ ठीक है, इधर से तो एटमोस्ट का रिलेशन निकल के आएगा, इस साइन से आपका एटलीस्ट का रिलेशन निकल के आएगा। सो रैंक ऑफ P माइनस रैंक ऑफ A ट्रांसपोज, ठीक है। रैंक ऑफ A ट्रांसपोज क्या हो सकता है, कैसे निकाला रैंक ऑफ A ट्रांसपोज? हमने पहले भी कर रखा है ये क्लास में। 1 मैम। 1 निकल के आएगा, है ना, हमने इसको देखा था क्लास में। लेकिन मैम अगर ये वेक्टर 0 है तो मैम क्या तो करेंगे? 0 बनेगा, A वेक्टर 0 है तो रैंक 0 आएगी। तो मैम दो केस लेकर चलना है। एक मिनट रुको, A बिलोंग्स टू R7 भी कॉलम वेक्टर कुछ कह नहीं रखा अच्छे से।
एटलीस्ट। आंसर आपने 3 निकाला है? हाँ मैम। मैम मैंने 2 केस मानकर चला, और एक केस में मतलब ए अगर 0 हो तो 4 आ रहा है, और ए अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो 3 आ हाँ रहा है। ठीक मैंने है। एटलीस्ट पूछा तो 3 नहीं ही नहीं किया नहीं मैम। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बात कही है आपने। अगर ये ज़ीरो वेक्टर हुआ तब भी तो हमें लेके चलना है। अगर ये ज़ीरो वेक्टर हो गया तो ये जो रैंक हमारी है P प्लस ए ट्रांसपोज, वो बड़ी या बराबर आने वाली है किससे? 4 से। दूसरे केस में ये जब नॉन ज़ीरो वेक्टर होगा A स्मॉल a, तो ये बड़ी या बराबर आने वाली है 3 से। तो कम से कम 3 तो होगी ना, 4 हो सकती है कभी, लेकिन एटलीस्ट 3 तो होगी। तो उन्होंने एटलीस्ट पूछा हुआ है, तो बिल्कुल इसी तरीके से करना है दोनों केसेस मान के। ठीक है। रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज लेस देन इक्वल टू 1 कहाँ से बोल सकते हैं आप? हमने रिलेशन पढ़ा है, रैंक ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी। वहाँ से प्रूफ कर सकते हैं उस रिलेशन की हेल्प से। रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, दोनों कॉलम वेक्टर्स हैं, दोनों मैट्रिसेस बनती हैं। इनकी रैंक क्या आती है? मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज से छोटी या बराबर। दोनों की रैंक 1 होती है अगर नॉन ज़ीरो कॉलम वेक्टर है, तो ये 1 आ जाने वाला रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज लेस देन इक्वल टू 1। तो ज़ीरो भी आ सकता है और नॉन ज़ीरो भी आ सकता है। एक सेकेंड रुकना। ठीक है ठीक है ठीक है, 1 ही आएगा क्योंकि नॉन ज़ीरो कॉलम वेक्टर्स है ना। इस बात को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी दो नॉन ज़ीरो कॉलम वेक्टर ले लोगे, उसकी 7x7 मैट्रिक्स जब ऐसी बनेगी, जैसे ए यहाँ पे था 1x7 वेक्टर, सॉरी 7x1 वेक्टर, ए ट्रांसपोज था 1x7 वेक्टर। तो जब इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी तो एक 7x7 मैट्रिक्स निकल के आने वाली है, लेकिन उस मैट्रिक्स की रैंक 1 ही होगी, 0 नहीं हो सकती। आप कोई भी एग्जांपल लेके करके देख सकते हो। इसका हमने प्रूफ भी किया था बहुत अच्छे से, अगर याद हो तो आपको। अभी रिसेंटली किया था, कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। ठीक है, आगे बताओ। ट्वेंटी कौन सा है ये? 2 आया मैम। बोला क्या इन्होंने? हाँ ठीक है, 29 हो गया सबका। 2 आ रहा है आंसर। हाँ मैम। बताओ किसी का नहीं हुआ तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। मैंने ट्राई नहीं किया, टाइम नहीं मिला। यस मैम। ठीक है, देखो इसमें आइडिया दे देती हूँ मैं हल्का सा। v1 वेक्टर क्या है? ये। v2 वेक्टर ये है, और m मैट्रिक्स क्या है? ये। अब देखो v1 और v2 तो li है, वो साफ साफ दिख रहा है, ये li कॉलम्स हैं, एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल तो है नहीं। अब इनकी हेल्प से नए वेक्टर बनाए जा रहे हैं। तो हमने कहा था कि जब कोई li वेक्टर्स होते हैं, n नंबर ऑफ li वेक्टर्स होते हैं, उनकी हेल्प से नए वेक्टर्स बनाए जाते हैं, तो उन वेक्टर्स को बस एज ए कोफिशिएंट्स चेक कर लो। यानी कि इन वेक्टर्स, जैसे पहला वेक्टर v1 दे रखा है, तो v1 के कोरस्पॉन्डिंग, v2 के कोरस्पॉन्डिंग, v3 के कोरस्पॉन्डिंग जस्ट कोफिशिएंट्स चेक कर लो, तो उनकी li और ldनेस, मतलब रैंक ऑफ द मैट्रिक्स या वेक्टर्स का li ld होना पता चल जाता है। इन वेक्टर्स के लिए हम काम कर रहे हैं। तो v1 वेक्टर के लिए कोफिशिएंट 1 है, बाकी सबके लिए 0 है पहले वेक्टर में। दूसरा वेक्टर दे रखा है इन्होंने v2 के लिए 0 1 0 बन जाएगा। तीसरा होमोजेनियस सिस्टम का इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मतलब मैम उसका नलिटी नहीं है मैम। मतलब इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मतलब उसका डायमेंशन होगा या नहीं होगा मैम? नलिटी तो पूछी हुई है। हाँ मैम, तो ये 2 इंडिपेंडेंट कॉलम है, तो मैट्रिक्स का रैंक तो 2 ही आएगा। हाँ,
नलिटी भी तो 2 आएगी। तो उससे नलिटी तो 2 आएगा 4 - 2 करके। हाँ ये तो 4 - 2 रोटेशनल फॉर्म में आने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। किसमें? मैम मैट्रिक्स लिखकर रोटेशनल फॉर्म में आने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। कौन सी फॉर्म में? मेरी समझ भी नहीं आ रही आपकी बात। मैम ये जो आप लिख रहा हो ये ना लिखकर भी तो बता सकते हैं हम। कैसे? B1 और B2 तो दोनों ही इंडिपेंडेंट कॉलम्स है। मतलब कॉलम रैंक मैट्रिक्स का कॉलम रैंक तो 2 आएगा, उसके हिसाब से मैट्रिक्स का रैंक भी 2 आएगा। मैम कॉलम रैंक का मतलब क्या है? कॉलम स्पेस का जो डायमेंशन है, और कॉलम स्पेस का डायमेंशन 2 ही आएगा क्योंकि 2 इंडिपेंडेंट कॉलम है मेरे पास। ये जो इस सेट में है तो मैम ये बोल रैंक रहे भी हो 2 क्या? आएगा। ये वाले इसके अंदर 2 इंडिपेंडेंट है। हाँ कहाँ चले गए? मेरी आवाज़ नहीं आ रही किसी को क्या? आ रही है मैम। तो मैंने कहाँ बोलते बोलते बीच में चला गया। देखो ये V1 और V2 इंडिपेंडेंट है, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हमें तो इनको चेक करना है ना। तो इसके लिए आप कोई शॉर्टकट बता रहे हो तो ठीक है, चेक तो करो। मैम आपने इसके V3 के मदद लिए से जो मैट्रिक्स बनेगा उसमें तो ही इंडिपेंडेंट कॉलम होगा। ऐसा हम कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि देखो मैम, कॉलम 3 जो बनेगा और कॉलम 4 जो बनेगा वो कॉलम 1 और कॉलम 2 का तो लीनियर कॉम्बिनेशन है। हाँ मतलब वो तो कॉलम है। हाँ 3 हाँ और कॉलम 4 तो डिपेंडेंट होगा। कहाँ चला गया? तो कॉलम 1 और कॉलम 2 ही तो इंडिपेंडेंट कॉलम है। ठीक है मैं समझ गई आपकी बात। बिल्कुल ठीक है, मैट्रिक्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। V1 और V2 यहाँ पे इंडिपेंडेंट कॉलम्स तो हैं ही, लेकिन बाकी जो है इनके लीनियर कॉम्बिनेशन है। इन्होंने इस तरीके का दे ही रखा है, देखना काफ़ी आसान है यहाँ से। ठीक है, तो 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स है। वैसे मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने साइज़ की बनेगी? ये बन रही है 3x4 की। 3x4 का। इसके अंदर 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स है, तो नलिटी क्या आ जाएगी? 4 - 2। नलिटी क्या आ जाने वाली है? नंबर ऑफ कॉलम्स दैट इज़ 4 - 2। 2 यानी जो भी रैंक आई थी मैट्रिक्स की, जो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स आए थे वो माइनस कर दिए हमने टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स से, तो वो नलिटी आ गई। तो बस यही पूछा हुआ था उन्होंने, सिंपल सी बात थी। मैम हाँ लास्ट वाली रो 0 0 0 क्यों लास्ट रो मैट्रिक्स में? मैट्रिक्स में 0 हाँ 0 हाँ रो हाँ दी ठीक है है, मैम। एक मिनट। 2x4 फिर तो बन ये जाएगा। 2x4 आएगी। ठीक है 2x4 मैट्रिक्स बनेगी। ये तो गलती से लिख दिया। 2x4 बनेगी ना, तो V1 और V2 के कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स देखने थे, क्योंकि V1 और V2 ही वेक्टर तो गिवन है यहाँ पे, V3 वेक्टर तो है ही नहीं। ठीक है 38 बताओ। वी कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, तो k की वैल्यू क्या होगी? मैम आपने ये क्या किया? एक बार स्क्रॉल डाउन कीजिए मैम। हाँ मैम ये 2x4 कैसे हो रहा है? क्योंकि V1 और V2 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें कोफिशिएंट देखने हैं ना। मैंने V3 भी ऐड कर दिया था यहाँ पे। मैम V1 V2 ये सब तो कॉलम दे रखा है। ये तो कॉलम दे रखे हैं, लेकिन V1 अपने आप में एक वेक्टर है ना। हमने यहाँ क्या किया है, कोफिशिएंट्स लिखे हैं। V1 का कोफिशिएंट इस कॉलम में लिखा है, V1 और V2 का कोफिशिएंट। फिर V2 वाले में क्या किया है, जाके
v1 और v2 का कोफिशिएंट। फिर इसमें क्या किया है, v1 और v2 का कोफिशिएंट किया है। फिर इसी तरह यहाँ पे 1 2 लिखा है, वो भी v1 और v2 के कोफिशिएंट लिखे हैं। अच्छा मैम ठीक है। ठीक है, नीचे आओ, बताओ। 38 तो आसान है, सिंपल कैलकुलेशन है। क्या आंसर निकाला है? 7 आ रहा है किसी का? मैम मैंने तो 29 तक ही किया था मैम, ये हो जाएगा मैम। हाँ ये तो हो जाएगा, 7 आएगा इसका आंसर। ठीक है, 31 32 तीन ही क्वेश्चन बाकी थे, क्या बात थी, टाइम नहीं मिला। जल्दी से 2 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बातें करेंगे। 31 मैं हिंट दे देती हूँ अगर किसी ने नहीं किया। एम और एन बी एनी 2 4x4 मैट्रिसेस जिसकी इंटीजर एंट्रीज हैं और वो इसको सेटिस्फाई कर रही है, देन द मैक्सिमम वैल्यू द डिटर्मिनेंट ऑफ एम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये। एम और एन का मल्टीप्लिकेशन का जो मैट्रिक्स बन रहा है उसका डिटर्मिनेंट जब आप निकालोगे तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एम एन इज इक्वल टू, अब ये जो बाहर 2 मल्टीप्लाई है इसकी पावर 4 हो जाने वाली है। चाहे तो आप अच्छा लगे तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो सबके साथ, ठीक है। तो 2⁴ इंटू 1 तो आंसर आने वाला है 16। तो एम एन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो 16 है। तो एम एन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे बनता है, डिटर्मिनेंट ऑफ एम और डिटर्मिनेंट ऑफ एन। डिटर्मिनेंट ऑफ एम को कुछ भी मान लो, चाहे मानो ना मानो उससे कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। तो ये 16 आने वाला है। तो क्या क्या हो सकते हैं 16 के फैक्टर्स, 16 इंटू 1, 1 इंटू 16 मैं इसी में काउंट कर रही हूँ, 1 इंटू 16 इसी के साथ का हो गया ना। 2 इंटू 8, 8 इंटू 2, 4 into 4 पॉसिबिलिटीज देखी जा रही हैं कि कब कब आ सकता है डिटर्मिनेंट, और 4 इंटू 4। इन सभी पॉसिबिलिटीज़ को लिख के देखोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ एम और 17 ही आएगा। हाँ 17 17 ही आएगा। यस, जिसको समझ में नहीं आया वो उसको ट्राई करना। एम और एन की पॉसिबिलिटीज़ सारी देखनी है, जितनी भी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके हिसाब से हमें एडिशन वाला मैक्सिमम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। आंसर आ जाएगा 17, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टराइजेशन करना था इन द वे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो आप खुद ही ट्राई कर लोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। आंसर बताऊं, बता देती हूँ। नहीं मैम आंसर नहीं बताइए। अच्छा ठीक है, नहीं मैम ये कर लेंगे। हाँ ये बहुत आसान है, डिटर्मिनेंट एक्चुअली मैम निकालना। टाइम नहीं मिला था लास्ट जो आज तो मैं भी न्यूमेरिकल्स थक थे। गई, आज मैंने कुछ ज़्यादा ही पढ़ा लिया। इससे पहले भी मैं 5:45 से पढ़ा रही थी, फिर उधर 1.5 घंटे का सेशन भी था दोपहर में। तो किसको मैम? किसको पढ़ रहे थे मैम? रवि को वो ग्रुप कर रहा है ना, उसको कुछ डाउट्स आते रहते हैं तो वही करा देती हूँ। शालू आपको करना है क्या लीनियर अलजेब्रा? यस मैम। ठीक है, और भी कुछ करना है या सिर्फ लीनियर ही करना है? मैम रियल भी करना है। देखो मैं बता देती हूँ, लीनियर का हमारा पोर्शन कौन कौन सा हो गया, मैट्रिक्स हो गया। एक सेकंड रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ।